So welcome to the class once again students। तो जैसे कि हम लोग अभी महाराष्ट्र सेट एग्जाम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ओके यस। और 2023 के क्वेश्चंस अभी हम लोग कर रहे हैं। तो आज की क्लास में भी हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसी के आगे के क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग करेंगे। सो जस्ट बी देयर। क्वेश्चंस प्रैक्टिस सिर्फ हम क्वेश्चंस के आंसर्स देखने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम उसके कंसेप्ट को भी रिवाइज कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आपके लिए क्लास इम्पॉर्टेंट रहेगा। सो बी देयर स्टूडेंट्स, राइट। और लिंक को शेयर कर दीजिएगा आपके फ्रेंड्स के साथ में, आपके ग्रुप्स के साथ में, सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन एंड यस दे कैन ऑल्सो टेक द यूज ऑफ और या फिर बेनिफिट ऑफ दिस क्लास ऑल्सो, राइट। तो कम ऑन, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन दिख रहा है, क्या है? यस, पहला क्वेश्चन आ रहा है अगेन। डीएमाइनेशन ऑफ एडेनिन लेड्स टू फॉर्मेशन ऑफ साइटोसिन, हाइपोजेंथिन, जेंथिन या फिर यूरासिल। क्या आना चाहिए? डीएमाइनेशन की बात हो रही है और एडेनिन की बात हो रही है। इफ यू रिमेम्बर, हम लोग देखते हैं जब हम बेस मॉडिफायर्स जो होते हैं, बेस मॉडिफायर जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट्स? वी नो दैट वो बेसिस के साथ में रिएक्ट करते हैं, इजंट इट? उनको मॉडिफाई करते हैं और बाद में म्यूटेशन कॉज करते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देंगे। तो इसी तरह से क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर कि आपका यदि डीएमाइनेशन हो रहा है एडेनिन का, तो एडेनिन पे जब आपका डीएमाइनेशन हो रहा है ना, क्या एक्ट करेगा? नाइट्रस एसिड, यदि मैं कहूँ कि एक्ट करेगा, HNO3 टू बी देयर, यस। तो ये कॉज करवाता है फॉर्मेशन ऑफ हाइपोजेंथिन। एक बार ये जो हाइपोजेंथिन बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये हाइपोजेंथिन क्या करेगा? मिसपेयर करता है, ठीक है। नॉर्मल पेयरिंग ना करके मिसपेयर करेगा, और मिसपेयर करेगा किससे? साइटोसिन से। नॉर्मल केस में यदि एडेनिन रहता तो एडेनिन पेयर किससे करता था? थाइमिन से करता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है क्या? हाइपोजेंथिन बनने के कारण ये मिसपेयर कर लेगा साइटोसिन से, isn't it, ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन। तो ये जो AT ट्रांजिशन होना था, AT ट्रांजिशन के बदले में अभी क्या हो जाएगा? GC ट्रांजिशन हो जाता है। गॉट इट? तो ये चीज होती है यदि एडेनिन का डीएमाइनेशन हुआ तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? इट लेड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हाइपोजेंथिन, ठीक है। यूरासिल भी आपको ध्यान में रखना है। यूरासिल भी बनता है कब? जब आपका साइटोसिन का डीएमाइनेशन होता है स्टूडेंट्स, तो यूरासिल बनाता है, और यूरासिल भी मिसपेयर करता है किसके साथ में? एडेनिन के साथ में, ठीक है। तो यूरासिल कब बनेगा? जब साइटोसिन का आपका डीएमाइनेशन होगा। तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी फॉर दिस। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन। In enzyme kinetics, the rate constant kcat refers to a basic question from your kinetics, है ना, बायोकेमिस्ट्री से। तो के कैट यानी क्या है? के कैट क्या? माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट है। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट वी मैक्स होता है, या फिर टर्नओवर नंबर होता है, या फिर टोटल नंबर ऑफ एक्टिव साइट ऑन द एंजाइम्स होता है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स? के कैट यानी इट इज नथिंग बट योर कैटालिटिक एफिशिएंसी, या फिर कैटालिटिक कांस्टेंट हम जिसको बोलेंगे, है ना, या फिर दूसरा नाम होता है इसका टर्नओवर नंबर। क्या रिप्रेजेंट करता है? के कैट या फिर टर्नओवर नंबर या फिर कैटालिटिक कांस्टेंट, कि कितना द मैक्सिमम नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स जो कि किस में हो रहे? कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, है ना, सिंगल एक्टिव एंजाइम साइट के थ्रू, isn't it? तो जब आपका एंजाइम पूरी तरह से सैचुरेट हो जाता है, यानी सबस्ट्रेट सारे एंजाइम्स की एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट आ जाता है, ऐसे समय में हम कहते हैं कि के कैट की वैल्यू क्या हो जाती है? के कैट हो जाता है वी मैक्स अपॉन टोटल एंजाइम, दैट इज ET, है ना। ये फॉर्मूला याद है?
याद रखना है, बहुत बार न्यूमेरिकल्स में भी आ जाता है, isn't it? तो KCAT is nothing but your turnover number या फिर catalytic constant. Now moving for the next one. What is the PI value of non-standard amino acid X whose pK1, pK2 and pK3 तीनों की वैल्यूज दी है? बहुत ही सिंपल है। यदि मेरे को PI निकालना है तो हम क्या लेते हैं, 1 + 2/3 यानी पीकेस को ऐड करके उसका एवरेज निकालते। यहाँ पर 2 पीकेस लिया जाता है लेकिन यहाँ पर 3 पीकेस है। अब ये पीके की वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स, तो वैल्यू देख के समझ में आ रहा है कि ये एसिटिक है, ये बेसिक है और ये भी बेसिक है। तो जब ऐसा दिया होता है तो हमको पता है व्हाट वी विल टेक 3 में से जो ज्यादा है, यानी 2 बेसिक है तो वो 2 बेसिक को साथ में लेंगे। यदि 2 एसिडिक रहता तो 2 एसिडिक को साथ में रहते। तो यहाँ पर PK2 + PK3/2 करना पड़ेगा, यस और नो? तो PK2 कितना है आपका 7.5 और ये है 9 / 2, 16.5 / 2, 2 8 जा 16.5 है तो 25 हो जाएगा। तो 8.25 इन्हें हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। सिंपल था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन है, द डिप्लॉयड मेज ट्रीटेड विथ कॉल्चिशाइन टू इंड्यूस टेट्राप्लॉइड। ठीक है, डिप्लॉयड को हमने कॉल्चिशाइन से इंड्यूस किया तो टेट्राप्लॉइड ही बनता है। हाउएवर इट शोड स्टेरिलिटी, राइट? इसके बाद भी वो क्या है, स्टेराइल दिख रहा है, स्टेरिलिटी शो कर रहा है। क्यों? बिकॉज प्रॉब्लम इन माइटोसिस, इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी, प्रॉब्लम इन मियोसिस या फिर इंड्यूस्ड सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स यहाँ पर? देखो कॉल्चिशाइन क्या है, कॉल्चिशाइन एक तरह से एल्केलॉइड है, राइट? जो कि सीड से या फिर हम कहेंगे बल्ब से निकलेगा, किसके? कॉल्चिशाइन ऑटोमनेल के, है ना? यहाँ से निकला हुआ एक तरह का ये एल्केलॉइड है। मेनली इसका रोल क्या होता है, हम इसको बोलते हैं कि इट इज अ वेरी पावरफुल व्हाट, एंटी माइटोटिक एजेंट है। क्या है? एंटी माइटोटिक एजेंट है जो कि पॉलीप्लॉइडी करवाता है ना? तो जनरल केस में यदि डिप्लॉइड को आप ट्रीट करोगे किसी कॉल्चिशाइन से तो वो टेट्राप्लॉइडी शो करेगा डेफिनेटली, इजंट इट? कैसे टेट्राप्लॉइडी शो करता है? ये क्या करता है, ये स्पिंडल फॉर्मेशन को क्या करेगा, रुकाएगा, ब्रेक कर देगा स्पिंडल को, और सेल डिवीजन को क्या करने देगा, विदाउट फॉर्मिंग द सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल नहीं बन रहा है लेकिन सेल डिवीजन हो रहा है, ये नहीं, ये क्या करा देता है, डबलिंग करा देता है। और डबलिंग होने के कारण हम कहेंगे कि क्या हो जाता है, वी कैन से डिप्लॉइड से टेट्राप्लॉइड बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर बोला है कि फिर भी यहाँ पर स्टेरिलिटी इज देयर, तो ये क्यों हो सकता है? इट कुड बी स्टूडेंट्स, ये स्टेरिलिटी इसीलिए भी हो सकती है कि शायद से अनइवन प्लॉइडी हुआ है, प्लॉइडी प्रॉपरली नहीं हुआ है, राइट? जैसे कि एनिप्लॉइड हो गया या फिर ट्रिप्लॉइड हो गया, isn't it? 3 और 1 इस तरह से आ गया, या फिर तीनों के तीनों एक में चले गए, एनिप्लॉइड हो गया, या फिर किसी तरह से टिश्यू में टॉक्सिसिटी हो गई, राइट? तो ऐसे केस में प्लांट क्या कर सकता है, प्रॉपर बैलेंस्ड गैमेट्स नहीं बना सकता है मियोसिस में, और मियोसिस में होने के कारण क्या हो जाता है, नॉन फंक्शनल ओव्यूल आपका बनेगा, यानी स्टेराइल हो जाएगा। तो ये क्यों हो रहा है? ये हो सकता है बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम इन मियोसिस। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमको बोला है कि टेट्राप्लॉइडी होने के बावजूद यहाँ पर क्या आ रहा है, स्टेरिलिटी शो हो रहा है। कॉल्चिशाइन ट्रीटमेंट वाला जो था वो प्रॉब्लम इन माइटोसिस हो जाएगा, बट बिकॉज द स्टेरिलिटी इज देयर, तो ये हो सकता है बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ अनइवन प्लॉइडी, प्लॉइडी में दिक्कत जा रहा है उसके कारण भी हो सकता है। तो जो कि हम बोलेंगे मियोसिस के समय में होता है, सो देयर वुड बी प्रॉब्लम्स इन मियोसिस।
आई होप दिस इज क्लियर किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज हाउ डू वायरस गेन एंट्री टू अ होस्ट सेल। होस्ट सेल में यदि वायरस को एंट्री करनी है तो कैसे आएगा। अब वायरस हमको पता है जो भी काम करेगा बाहर तो वो एज अ डेड सेल की तरह काम करेगा, उसको सरवाइव करना है, उसको डिवाइड करना है तो उसको कहाँ आना पड़ेगा, उसको होस्ट सेल के अंदर आना पड़ेगा। तो ऑप्शन है बाय डिसॉल्विंग अ पीस ऑफ होस्ट सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करेगा क्या, या फिर बाय बाइंडिंग टू एंटीबॉडी साइट। एंटीबॉडी साइट पे बेटा बाइंड कर लेगा तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जाग नहीं जाएगा, उसको खत्म नहीं कर देगा, ऐसी ऐसी गलती तो ये करेगा नहीं कभी भी, है ना। बाय डिफ्यूजन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन या फिर बाय बाइंडिंग टू अ रिसेप्टर साइट ऑन अ होस्ट सेल। स्टूडेंट्स पहला वाला तो इसको भी हम क्रॉस करेंगे, देखो सेकंड तो डेफिनेटली बहुत सिंपल था, आप क्रॉस कर सकते हो। बाय डिसॉल्विंग पीस ऑफ होस्ट सेल मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करना है ना, किसी प्रकार की एंजाइम की जरूरत होगी। यहाँ पर वायरस के पास में नो एंजाइम्स आर देयर टू डिसॉल्व द सेल मेम्ब्रेन, तो ए भी गया। डिफ्यूजन से आएगा या फिर वो रिसेप्टर साइट पे बाइंड करेगा, तो डिफ्यूजन भी कैसे करेगा, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर दैट, राइट। डिफ्यूजन से नहीं आता है, वो एक्चुअली एंडोसाइटोसिस से आएगा अंदर। कैसे आता है देखो, वायरसेस के पास में प्रोटीन्स होते हैं लाइक स्पाइक्स या फिर कैप्सिड जिसको हम बोलेंगे, उसके सरफेस पे ये क्या करता है, होस्ट के सेल सरफेस पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, उसके साथ में ये प्रोटीन्स लॉक कर लेते हैं, राइट। ये बाइंडिंग होने के कारण सेल क्या करेगा, इसको एनगल्फ कर लेगा वायरस को, यानी एंडोसाइटोसिस करवाएगा। या फिर जो सेल मेम्ब्रेन वायरल एनवेलोप रहेगा वो मेम्ब्रेन के साथ में क्या हो जाएगा, होस्ट की मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, आपका करेक्ट आंसर आएगा बाय बाइंडिंग टू अ रिसेप्टर साइट ऑन अ होस्ट सेल। इस तरह से वायरस बॉडी में या फिर सेल में सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करता है। The next question, the primary mode of transmission for spread of polio virus. Again a very basic question. पोलियो वायरस किस तरह से ट्रांसमिट होता है, इंजेक्शन यानी ओरल फीकल रूट, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, सेक्सुअल ट्रांसमिशन या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। पोलियो वायरस के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेक्सुअल ट्रांसमिशन, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स नहीं होता है। इट कैन बी ट्रांसमिटेड यस थ्रू द ओरल फीकल रूट, यही उसका प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, जिसको हम इंजेक्शन भी बोल सकते हैं या फिर सेकेंड हम बोल सकते हैं डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, राइट। ये सारे वी कैन से दिस आर द सेकेंडरी मोड, लेकिन हमारा मेनली यदि पोलियो वायरस की बात करें तो ओरल फीकल रूट इज द मेन कॉज देयर फॉर द ट्रांसमिशन। कुछ क्वेश्चंस बच्चों बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही बेसिक होते हैं, और हाँ कुछ क्वेश्चंस में डेफिनेटली आपको सोचना पड़ता है। यदि आपने थोड़ा सा भी सोच लिया यू कैन सॉल्व द करेक्ट आंसर। यस, क्वेश्चन को सॉल्व करके आप बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका ले सकते हो। अभी अगला क्वेश्चन है, the process of using bacteria for extraction of valuable metals in mining industry is known as। माइनिंग इंडस्ट्री में मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जब हम बैक्टीरिया को यूज करते हैं वो प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इज इट अ बायोडिग्रेडेशन, बायोलीचिंग, बायोजॉर्प्शन या फिर बायोरेमिडिएशन। क्या करेक्ट आएगा आंसर एनीवन? बायोडिग्रेडेशन यानी क्या होता है, इज इट अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, राइट। ये देखो बायोडिग्रेडेशन यानी तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को स्मॉलर में ब्रेक करना, तो बायोडिग्रेडेशन नहीं होगा। बायोरेमिडिएशन ने हमने में क्या कहा, यहाँ पर हम माइक्रोब्स को यूज करते हैं, लेकिन ये क्या करता है, कॉन्टेमिनेटेड या फिर डिटॉक्सिफाई करवाता है कॉन्टेमिनेटेड एनवायरनमेंट को, सॉइल को या फिर वाटर को, यानी वो जगह को साफ करता है। yes, if it is a toxic is there उसको डिटॉक्सिफाई कराएगा, that is बायोरेमिडिएशन।
बायोसॉर्प्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स? लिविंग या फिर डेड माइक्रोबियल बायोमास हेवी मेटल्स के साथ में यस उसको एक्यूमुलेट करेंगे और इट इज यूज्ड फॉर रिकवरिंग मेटल्स. यस, इट इज यूज्ड फॉर रिकवरिंग मेटल्स फ्रॉम अ डाइल्यूट सोल्यूशन और वेस्ट वाटर. यानी आपको मेटल्स को रिकवर करना है तो आप बायोसॉर्प्शन करवाओगे. ये कैसे होता है? ये प्रोसेस में जो माइक्रोब्स रहते हैं, माइक्रोब्स हेवी मेटल पे बाइंड कर लेते हैं. कौन से? डेड माइक्रोबियल बायोमास या फिर लिविंग, दोनों ले सकते हैं, राइट. ये बाइंड कर लेता है मेटल्स पे, हेवी मेटल्स पे वहां पर, और उसको साथ साथ में लेकर आता है, और इस तरह से हम वो मेटल को रिकवर कर सकते हैं किसी भी सोल्यूशन से या फिर वेस्ट वाटर से. बायोलीचिंग में क्या होता है? बायोलीचिंग में एसिडिथायोबैसिलस जैसे बैक्टीरियाज को यूज किया जाता है जो कि ओर्स को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं और उसमें से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट. मेटल्स लाइक गोल्ड, कॉपर, यूरेनियम, इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है. सो व्हाट इज दिस मेथड? इट इज कॉल्ड एज बायोलीचिंग, है ना. यानी रॉक्स के साथ में इंटरैक्ट करेगा आपका माइक्रोब, उसको इनसॉल्युबल मेटल कंपाउंड को सॉल्युबल में कन्वर्ट करेगा, एक्सट्रैक्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और इस तरह से हम उसको बाहर निकाल सकते हैं. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बायोलीचिंग. बचे हुए तीनों ऑप्शन का भी हम लोगों ने देख लिया. यदि कभी पूछा जाता है क्वेश्चन में कि भाई यूज ऑफ बैक्टीरिया एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ना करके हम बोल सकते हैं रीयूज्ड, या फिर हमको मेटल को रीयूज करवाना है, रिकवरी करवानी है, तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? वो हो जाएगा बायोसॉर्प्शन. गॉट इट. तो फॉर दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. Now the direct question again. The only poisonous lizard found in South America. South America में मिलने वाली poisonous lizard कौन सी है? Only बोला है. So that is nothing but, इसमें से देखो कैलोट्स, राइट, हेमिडेक्टाइलस और मैबुआ, ये तीनों हार्मलेस है. ये वेनम नहीं होता है इसमें, राइट. वेनमस या फिर पॉइजनस जो है इट इज ओनली हेलोडर्मा. ऑप्शन तीनों में से यदि आप ऐसे भी याद रखो ना कि कौन सा पॉइजनस था कौन सा नहीं था, तो इसमें से पॉइजनस ये एक ही है. तो अगेन यू कैन गो विद दैट ऑप्शन सी. Which of the following is not a developmental stage in the life cycle of Fasciola hepatica? सर्केरिया, सिस्टोसर्कस, मेटासर्केरिया या फिर स्पोरोसिस्ट. इसी तरह का एक क्वेश्चन जब हम CSIR के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे वहां पर भी आया था. यहाँ पर डायरेक्टली फैसियोला हिपैटिका लिवर फ्लूइड की लाइफ साइकिल के डेवलपमेंटल स्टेजेस पूछे हैं. तो बच्चों देखो यहाँ पर यदि हम लाइफ साइकिल की बात करें फैसियोला की, इसमें जो होस्ट होता है एक डेफिनेटिव होस्ट होता है जो कि मैमेलियन होस्ट होता है, दैट इज अ डेफिनेटिव होस्ट, और दूसरा इंटरमीडिएट होस्ट होता है जो कि स्नेल जनरली देखा जाता है, isn't it? तो डेफिनेटिव होस्ट कौन से हो सकते हैं? आपका गोट हो सकता है, काऊ हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है, एंड इट इज अ मैमेलियन होस्ट, और स्नेल विल बी द इंटरमीडिएट होस्ट. अब देखो जो अडल्ट फ्लूक होता है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? जनरली बाइल डक्ट में होता है मैमल्स के, राइट. बाइल डक्ट में ये अडल्ट फ्लूक क्या करेगा? अनएम्ब्रियोनेटेड एग को रिलीज करेगा. अब ये एग थ्रू द फीसस बाहर निकल जाएगा, ठीक है. वाटर में आने के बाद में वो उसका डेवलपमेंट होगा और वो क्या बनेगा? यस, एग हैच करेगा फ्रेश वाटर में आके और सीलिएटेड लार्वा बनेगा, और वो सीलिएटेड लार्वा को हम बोलते हैं मिरासीडियम, राइट. दिस इज अ सीलिएटेड लार्वा. गॉट इट. अब मिरासीडियम क्या करेगा? मिरासीडियम एंटर करेगा इंटरमीडिएट होस्ट पे, दैट इज स्नेल, ठीक है. अंदर जाके वो सीलिया को लूज करेगा, सीलिया छोड़ देगा, अब सैक जैसा बन जाएगा, और वो सेकेंड स्टेज को हम बोलते हैं स्पोरोसिस्ट.
ठीक है। स्पोरोसिस्ट फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा एंड इट विल फॉर्म रेडी, यस, रेडिया बनाएगा। अब ये रेडिया जो है स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई होते होते क्या बनाएगा, नेक्स्ट स्टेज पे बनेगा, दैट इज सर्केरिया। और सर्केरिया आपको देख रहे हो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर टेल। तो ये एक तरह का फ्री स्विमिंग लार्वा हो जाता है विथ टेल विच इज कॉल्ड एज सर्केरिया, ठीक है। अब ये स्नेल के थ्रू कहाँ पर आएगा, अगेन वाटर में आ जाता है, राइट। सर्केरिया बाद में अपनी टेल को शेड कर देता है, उसकी जो टेल होती है उसको हटा देता है और कोई भी एक्वाटिक वेजिटेशन में जाकर अटैच हो जाता है, उसको बोलते हैं वो फॉर्म को मेटासर्केरिया। अब ये जो मेटासर्केरिया फॉर्म होता है दिस इज अगेन इंजेस्टेड बाय द होस्ट, होस्ट इसको इंजेस्ट कर लेगा उसमें से, यस, किसी भी वेजिटेशन में वो लगा रहेगा वहां से, यानी मैमेलियन होस्ट उसको इंजेस्ट कर लेगा। अब वो मेटासर्केरिया अगेन स्मॉल इंटेस्टिनल रूट से, लीवर से होते हुए कहाँ चला जाएगा, बाइल डक्ट में चला जाएगा, वहां पर अगेन एग लेइंग एडल्ट फ्लूइड बन जाएगा और एडल्ट फ्लू वापस से ये साइकिल को रिपीट कर देगा। तो देखो बेटा हमने कौन कौन से लेवल देखे, एक मिरासीरियम लार्वा था, स्पोरोसिस्ट बना, रेडिए बना, isn't it? सर्केरिया बना और मेटासर्केरिया। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, विच इज नॉट अ डेवलपमेंटल स्टेट। तो सर्केरिया तो था, मेटासर्केरिया भी था, स्पोरोसिस्ट भी था, दिस इज नॉट, सो ऑप्शन बी इज द इनकरेक्ट आंसर। आई थिंक ये लाइफ साइकिल समझ में आ गई, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो यू शुड रिमेंबर दिस थिंग स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इकोसिस्टम डैश रिक्वायर्स मैक्सिमम एनर्जी। सिंपल है, सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ लगेगी, किसको लगेगी, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर या फिर डिकम्पोजर। सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है, सबसे ज्यादा मेहनत तो हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर ही करता है, सन से एनर्जी लेता है, लाइट सनलाइट को लेता है, उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, फोटोसिंथेसिस करेगा, राइट। सो सबसे ज्यादा एनर्जी किसको लगती है, प्राइमरी प्रोड्यूसर को, यस। ये जो एनर्जी कंज्यूम करता है इसमें से फिर जो बचा हुआ है 10% वो नेक्स्ट लेवल पे जाता है, इस तरह से आगे आगे 10 का हमको लॉ पता है, isn't it? तो ये जाता है, सो मैक्सिमम इट वुड बी ऑप्शन नंबर 1, right. Moving for the next question, in a pond ecosystem the bottom area where the production is less than the respiration is called as, सबसे नीचे का एरिया जहां पर रेस्पिरेशन से भी कम क्या है, प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, उसको आप क्या बोलोगे, लिम्नेटिक जोन, बेंथिक जोन, प्रोफुंडल जोन या फिर इंटरटाइडल जोन। यदि हम पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें स्टूडेंट्स, तो सबसे ऊपर वाला जो जोन होता है दैट इज कॉल्ड एज लिटोरल जोन, यस, ये सबसे ऊपर वाला जोन होता है लिटोरल जोन या फिर शैलो वाटर जोन। यहाँ पर लाइट प्रॉपरली रीच होती है, अच्छे से मिलती है, राइट, और ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होती है प्लांट्स की। उसके बाद में लिम्नेटिक जोन आता है स्टूडेंट्स, राइट, जहां पर भी अगेन लाइट पेनिट्रेशन तो होता है। यहाँ पर स्टूडेंट जनरली जो ऑर्गेनिजम्स हमको देखने को मिलते हैं वो प्लैंकटन, ये वाला जो पार्ट आ गया ना आपका, प्लैंकटन्स हो गए, isn't it? फाइटोप्लैंकटन्स हो गए, ज़ूओप्लैंकटन्स हो गए, ये सारे हमको देखने को मिले। उसके बाद और नीचे चले जाओगे आप स्टूडेंट्स, सो दैट इज योर प्रोफुंडल जोन, राइट, यानी यहाँ पर लाइट पेनिट्रेशन बहुत अच्छे से नहीं होता है। तो ये वाले जोन पे हम बोल सकते हैं कि क्या होता है, ये वाले जोन पे पेनिट्रेशन लाइट का कम है अगेन, राइट, तो प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब एक और चीज ध्यान में रखो, यहाँ पर एक और नाम है बेंथिक जोन। तो बेंथिक जोन तब आता है जब हम प्रोफुंडल जोन, राइट, और किसको, लिटोरल जोन, इन दोनों को कॉमन देख ले, इन दोनों के बीच में जो पार्ट हम बोल देंगे दैट वुड बी द
बेंथिक जोन, या फिर एकदम नीचे का जोन जहां पर जनरली क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए था, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा लिम्नेटिक है क्या, बेंथिक है क्या, जहां पर उसने बोला प्रोडक्शन इज लेस, कंप्लीटली नहीं बोला है, डिकम्पोजिशन नहीं बोला है, डिकम्पोजिशन बोला होता तो बेंथिक होता था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, प्रोफंडल जोन। ठीक है, नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन। ईच क्रिएचर ऑन अर्थ वाज सेपरेटली क्रिएटेड इस, ये क्या है, ये जो स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट क्या है, ये हर एक क्रिएचर अर्थ में अलग अलग क्रिएट हुआ था, सेपरेटली क्रिएट हुआ था। It is a belief and does not fall within the scope of experimental science. It is best described as a natural law, it a testable hypothesis या फिर a theory. किसी भी प्रकार की hypothesis नहीं है, टेस्ट किया हुआ तो बिल्कुल भी नहीं है, राइट। नेचुरल लॉ डिस्क्राइब करता है क्या, नो इट इज नॉट अ नेचुरल लॉ दे, थियरी है या फिर एक बिलीफ है। बच्चों ये थियरी भी नहीं है, ये एक तरह की मान्यता है, इट इज एक बिलीफ है, राइट। किसी का फेथ पे वो डिपेंड करता है, या फिर हम बोलेंगे कि एक तरह का सुपरनैचुरल तरह का कुछ एक्सप्लेनेशन है, राइट। तो इसको आप टेस्ट भी नहीं कर सकते, उसको एज डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते, उसकी थियोरिटिकल भी नहीं ले सकते। इट इज जस्ट अ बिलीफ कि भाई हर एक क्रिएचर जो अर्थ में आया है वो सेपरेटली क्रिएटेड हुआ है। गॉट इट? सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, रुबिस्को एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम स्टूडेंट्स। जब हम कैल्विन साइकिल देखते हैं, है ना, उसके बाद में कहाँ कहाँ हमको दिखता है, ये C4 में आएगा, कैम में इसका रोल आएगा क्या, कैम में। जस्ट रिमेम्बर कैल्विन साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रुबिस्को, जहाँ से आपको कैल्विन साइकिल है, फोटो रेस्पिरेशन में भी काम आता है। क्यों? क्योंकि रुबिस्को का दो काम होता है, एज एन ऑक्सीजनेस भी वो काम करता है और एज अ कार्बोक्सिलेज भी वो काम करता है। अभी रुबिस्को के बारे में बोला है कि रुबिस्को इज एनकोडेड बाय mitochondrial DNA, plasmid DNA and mitochondrial DNA, mitochondrial and chloroplast DNA, nuclear and chloroplast DNA. यदि आप लोगों को याद है रुबिस्को का स्ट्रक्चर में हमने देखा था, रुबिस्को इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी सब यूनिट, टोटल 16 सब यूनिट से बना होता है। उसमें से एक लार्ज सब यूनिट होती है और एक स्मॉल सब यूनिट होती है। लार्ज सब यूनिट भी 8 सब यूनिट से बनी होती है, स्मॉल सब यूनिट भी 8 सब यूनिट से बनी होती है, 16 सब यूनिट का रुबिस्को हो जाता है। ठीक है, जो लार्ज सब यूनिट होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पर रुबिस्को की लार्ज सब यूनिट में ये एक तरह की कैटालिटिक सब यूनिट होती है और ये बच्चों रेगुलेटरी होती है। कैटालिटिक बोला यानी लार्ज सब यूनिट में इट इज एनकोडेड, यहाँ पर एक्टिव साइट होती है जहां पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड, आरयूबीपी ये सारे बाइंड करेंगे, यानी कैटालिटिक सब यूनिट हो गए। और स्मॉल सब यूनिट रेगुलेट करती है, एंजाइम एफिशिएंसी को बढ़ाना, इस तरह का काम स्मॉल सब यूनिट में होता है। एक और पॉइंट यहाँ पर लिख लो कि लार्ज सब यूनिट इट इज एनकोडेड बाय क्लोरोप्लास्ट डीएनए। ठीक है, और जो स्मॉल सब यूनिट होती है स्टूडेंट्स, इट इज एनकोडेड बाय न्यूक्लियर डीएनए। तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियर डीएनए दोनों रहेगा, इसीलिए रुबिस्को इज एनकोडेड बाय ऑप्शन नंबर डी। गॉट इट? नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान में रखना ये सारी बातें। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। The following are characteristics of case selected animals except, ये नहीं, यहाँ पर 4 में से 3 तो case selected के characteristics है, एक नहीं है। क्या दिया है? energy spent per offspring is high, high parental care होता है, few offsprings are produced at mature late and live longer, yes ये भी सही लग रहा है। type 2 survivorship pattern is observed, yes it is also correct।
सेमिलपेरस, क्या ये सेमिलपेरस होते हैं कि इचियोपेरस होते हैं? के सिलेक्टेड, रिमेंबर क्या आएगा आंसर? करेक्ट आंसर बेटा ऑप्शन डी आता है, क्योंकि ये देखो अभी के सिलेक्टेड स्पीशीज की यदि हम बात करें, मैंने इसीलिए टेबल शेयर किया है, स्लो होते हैं, इजंट इट? लॉजिस्टिक और पॉपुलेशन, जो लॉजिस्टिक ग्रोथ दिखाते हैं, पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी के पास में ही रहता है। आर सिलेक्टेड स्पीशीज का रैपिड ग्रोथ होता है, इजंट इट? प्रोडक्टिव रेट ज्यादा होता है। लेकिन के सिलेक्टेड में स्टूडेंट्स एनवायरनमेंट जनरली प्रेडिक्टेबल और स्टेबल होता है। पॉपुलेशन साइज कांस्टेंट होती है नियरली, राइट? रिप्रोडक्टिव एज लेट होती है, वहां पर लेट मैच्योरिटी होती है। लाइफ स्पेन ज्यादा होता है, लॉन्ग टाइम तक रह सकते हैं। ऑफस्प्रिंग कम होते हैं, इसीलिए पैरेंटल केयर ज्यादा जाता है, इजंट इट? सर्वाइवरशिप कर्व्स 1 और 2 दोनों बताते हैं, गॉट इट? उसके बाद में स्टूडेंट्स रिप्रोडक्टिव इवेंट्स देखो, यहाँ पर क्या बोला? इटियोपैरिटी, दैट इज मल्टीपल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। सिर्फ एक ही बार रिप्रोडक्टिव इवेंट करके सेमिलपेरस, जिसको जिसमें बहुत सारे ऑफस्प्रिंग एक साथ आ जाते हैं, वो आर सिलेक्टेड स्पीशीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। के का है मल्टीपल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, इसीलिए नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जनरली क्या होते हैं? फ्यू होते हैं, और पेरेंटल केयर भी ज्यादा दिया जाता है। तो दिस इज इटियोपैरिटी, नॉट सेमिलपेरस, इटियोपैरस है, गॉट इट? तो करेक्ट आंसर वो क्वेश्चन का क्या था? ऑप्शन डी। ये टेबल एक बार कंपैरिजन टेबल ही आपको दे के रखा है, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, दिस इज ऑल यूजफुल। किसी भी पॉइंट से आपको क्वेश्चन आ सकता है। द नेक्स्ट वन, Darwin's finches, which have adapted to different Galapagos Islands, have different bill size, shapes, coloration and body size. This is an example of, again, simple, अलग अडेप्ट हुई है अलग अलग आइलैंड्स पे गैलापागोस के, जहाँ पे उनकी जो बिल की साइज थी अलग अलग उन्होंने कर ली, है ना? शेप, कलर, बॉडी साइज सारा अलग अलग कर दिया सब जगह का। तो इसको हम क्या बोलेंगे? होमोलॉजी, कन्वर्जेंस, पैरेललिज्म या फिर अडेप्टिव रेडिएशन। दिस इज स्टूडेंट्स नथिंग बट अडेप्टिव रेडिएशन, है ना? जब एक सिंगल स्पीशीज, सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीशीज, सेम एंसेस्ट्रल वाली स्पीशीज डाइवर्सिफाइड होती है टू मल्टीपल स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज में, राइट? और ये हर एक स्पीशीज अलग अलग निश में जाके अडेप्ट होगा, उसको हम कहते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। वही हमको यहाँ पर दिख रहा है, इट इज अ सिंगल डार्विन फिंचेस, राइट? जिससे डाइवर्सिफाइड हो ये अलग अलग, विथ अलग अलग बिल साइज, अलग अलग कलर, है ना? तो दैट इज नथिंग बट अडेप्टिव रेडिएशन। होमोलॉजी यानी हम कहेंगे कि जहां पर होमोलॉजी यानी सेम सेम स्ट्रक्चर, सेम ओरिजिन, सेम जेनेटिक्स, दैट इज द होमोलॉजी। कन्वर्जेंस अगेन स्टूडेंट्स, जैसे कि विंग्स कॉमन है बैट्स में, बर्ड्स में, बट इनके एंसेस्टर क्या है? अलग अलग है। ट्रेड सेम है बट दे आर नॉट डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंटली है ये। पैरेललिज्म भी क्या हम बोलेंगे? पैरेललिज्म क्लोजली रिलेटेड, यानी रीसेंट कॉमन एंसेस्टर शेयर करेंगे इंडिपेंडेंटली इवॉल्विंग सिमिलर ट्रेड, दैट इज योर पैरेललिज्म। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। यस, बिकॉज वहां पर जो बात आ रही है कॉमन एंसेस्टर कौन से? रीसेंट, यानी जो बाद में डेवलप हुई है ट्रेड। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन, which of the following fossil organ does not belong to pentoxylon plant? अब ये ऐसा क्वेश्चन है, जिन्होंने इसको पढ़ा है यू कैन गिव द आंसर, अदरवाइज नहीं दे सकते हो। तो पेंटॉक्सिलिन प्लांट एक तरह का, इट इज अ जिम्नोस्पर्म, एक्सटिंक्ट हो चुका है। यस, एक्सटिंक्ट जिम्नोस्पर्म। इसमें सिर्फ डायरेक्टली मैं बता दूं कि इसमें से कौन सा ऑर्गन उस पे बिलोंग नहीं करता है, तो आपका करेक्ट आंसर आता है विलियमसोनिया, राइट? ये भी एक्चुअली एक जिम्नोस्पर्म पे ही बिलोंग करता है, एक्सटिंक्ट जिम्नोस्पर्म ही है।
बट द क्लास ऑर्डर है उसका बेनिटी टेल्स, ये एक तरह का फीमेल का सीड कोन हम बोल सकते हैं इसको, लेकिन पेंटोक्सिलॉन प्लांट में इट इज नॉट देयर। पेंटोक्सिलॉन में सैनिया जो है स्टूडेंट्स, दैट इज नथिंग बट योर पोलन या फिर मेल ऑर्गन जिसको हम बोलेंगे, है ना। निपियनियोफाइलम जो है दैट इज नथिंग बट लीव्स, पत्तियों को बोलते हैं। और कार्नोकोनाइट्स, कौन नाम आ गया वहां पर, सो दैट इज रिलेटेड टू योर फीमेल ऑर्गन या फिर कौन, isn't it? This is also a female seed cone. This is also a female seed cone, लेकिन it is not for pentoxylin. It is for the order Benetitales. ठीक है, पेंटोक्सिलिन प्लांट के लिए नहीं है। सो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। Now moving for the next one. Which type of interaction that involves a individual sacrificing for its own reproductive success for the benefit of other? सिंपल है, अपना खुद का रिप्रोडक्टिव सक्सेस को सेक्रीफाइस करना है दूसरे के लिए। ये इंटरैक्शन को हम क्या बोलेंगे, कोऑपरेशन, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म या फिर एल्ट्रुइज्म। देखो चारों के चारों जो आपको इंटरैक्शन बताए दे आर टाइप ऑफ पॉजिटिव। यस, कमेंसलिज्म में हम पॉजिटिव, जीरो, न्यूट्रल दोनों लेते हैं, बट नेगेटिव यहाँ पर कोई भी नहीं। लेकिन यहाँ पर उसने इंटरैक्शन बोला है कि सेक्रीफाइस कर रहा है सम ऑफ इट्स ओन रिप्रोडक्टिव सक्सेस। ये ना जो हम कहते हैं ना किन सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, अपने रिलेटिव्स के लिए व्हेन यू सेक्रीफाइस द थिंग्स, राइट, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम एल्ट्रुइज्म कहते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4। दूसरों की भलाई करो, वापस से मिलेगा उसका एक्सपेक्ट ना करें, दैट इज नथिंग बट सिंपल वे एल्ट्रुइज्म। बट यस, स्पेसिफिकली आपको ये टर्म ध्यान में रखना है, सेक्रीफाइसिंग सम ऑफ इट्स ओन रिप्रोडक्टिव सक्सेस। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन। Many species of bony fishes swim together in a coordinated fashion, जिसको हम कहते हैं स्कूलिंग। स्कूलिंग यानी साथ में, झुंड में जो घूमना है ना। जो फिश की बात जब हम करें, फिश झुंड में घूमती है, उसको हम स्कूल कहते हैं। Which one of the following is not true for the advantage of schooling? झुंड में घूमने से इसमें से क्या चीज है जो फायदा नहीं होता है उसका, ठीक है। अवॉइडिंग प्रीडेटर्स, झुंड में जाएंगे तो प्रीडेटर को अवॉइड कर सकते हैं। लोकेटिंग फूड सोर्स, इंक्रीज रिप्रोडक्टिव सक्सेस या फिर अटेनमेंट ऑफ फास्टर ग्रोथ। क्या आ सकता है, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। देखो, जब ग्रुप में जाएंगे तो डेफिनेटली जो प्रीडेटर्स हो गए उसको प्रीडेटर्स एक तरह से कंफ्यूज हो जाएगा, इट कैन कंफ्यूज द अटैकर्स, या फिर डर भी जाएगा जब ग्रुप में जाएंगे तो यू कैन अवॉइड द प्रीडेटर। ये तो एडवांटेज है, हमको कौन सा एडवांटेज नहीं है ये बताना है। लोकेटिंग फूड सोर्सेस, फूड सोर्स को भी लोकेट कर सकते हैं। जैसे झुंड में गए तो दे कैन कवर अ वेरी लार्ज एरिया, बहुत ज्यादा एरिया को वो कवर कर सकते हैं, तो वो उतने सारे एरिया से फूड दे कैन फाइंड इट आउट। सो लोकेटिंग फूड सोर्स इज ऑल्सो पॉसिबल। रिप्रोडक्टिव सक्सेस भी बढ़ सकती है क्योंकि दे कैन फाइंड देयर मेट्स इन दैट ग्रुप देयर, सो रिप्रोडक्टिव सक्सेस कैन ऑल्सो इंक्रीज। फास्टर ग्रोथ, साथ में घूमने से ग्रोथ फास्ट होगा, दैट इज नॉट द बेनिफिट देयर, वो कोई उसमें वो एडवांटेज नहीं होता है स्कूलिंग का। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गॉट इट। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर डेवलपिंग ट्रांसजेनिक मस्टर्ड वेराइटी DMH11 बार, बारनेस एंड बारस्टार जीन्स वेर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। किससे बनते हैं ये जीन, कहाँ से मिलते हैं? बैसिलस अमाइलोलिक्विफेसियंस, बैसिलस
thuringiensis, agrobacterium tumefaciens या फिर Erwinia यूरेडोवोरा। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए बैसिलस अमाइलोलिग्निफेरेंस। यस, ये तीनों जीन्स इससे मिलते हैं। एक बार सिर्फ ये क्या है स्टूडेंट्स, इट्स अगेन अ बैक्टीरिया जो कि सॉइल में रहेगा। अगेन सॉइल ड्वेलिंग बैक्टीरिया है, एम आई राइट? ये जो तीनों जीन्स है, बार जीन्स का काम क्या होता है? देखो दिस कुड बी यूजफुल, कभी पूछ सकते हैं। बार जीन क्या करता है स्टूडेंट्स? ये रेजिस्टेंस देता है टू हर्बिसाइड। कौन से हर्बिसाइड से रेजिस्टेंस देता है? ग्लूफोसिनेट, राइट? ये ग्लूफोसिनेट को जनरली यूज करते हैं अगेन टू मेंटेन द प्यूरिटी ऑफ द सीड। बार्नेस एंजाइम, बार्नेस जीन जो है स्टूडेंट्स, ये मेल स्टेरिलिटी को इंड्यूस करता है। इट इंड्यूसेस व्हाट? इट इंड्यूसेस मेल स्टेरिलिटी, जिसके कारण प्लांट को वो प्रिवेंट करता है टू अवॉइड द सेल्फ पॉलिनेशन। और जो बार स्टार है, बार स्टार बार्नेस को इनहिबिट करता है। अब बार्नेस को इनहिबिट कर रहा है नहीं, क्या करवा रहा है? ये अगेन फिर से फर्टिलिटी को रिस्टोर करेगा। यस, एंड दस रिस्टोर फर्टिलिटी। ठीक है, हाइब्रिड सीड्स बनवाएगा। तो ये तीनों जीन्स के रोल मैंने बता दिए, जो कि कहां से मिल रहे हैं? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस बैसिलस। गॉट इट? नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Nowadays blood glucose is measured by glucometer, where the glucose is measured by, ग्लूकोज किससे मेजर्ड होता है? कैसे मेजर्ड होता है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ सबस्ट्रेट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम ग्लूकोज टू इलेक्ट्रोड सरफेस, या फिर रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनर टू ग्लूकोज। क्या आना चाहिए आंसर स्टूडेंट्स? देखो जनरल प्रिंसिपल जो ग्लूकोमीटर का होता है, यहाँ पर हमको पता है कि एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम जनरली यूज होता है ग्लूकोमीटर में? ग्लूकोज ऑक्सीडेज या फिर ग्लूकोज डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अब जब ब्लड ड्रॉप लिया जाता है, यस, ये ब्लड ड्रॉप जब टेस्ट स्ट्रिप को अटैच करेगा तो ये एंजाइम जो होता है ग्लूकोज ऑक्सीडेज या फिर डिहाइड्रोजिनेज, ग्लूकोज के साथ में रिएक्ट करेंगे। यस, ये रिएक्शन से जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यस, ग्लूकोज से इलेक्ट्रॉन स्ट्रिप आउट किया जाएगा, राइट? अब ये इलेक्ट्रॉन या तो मीडिएटर के थ्रू पास होंगे, जाएंगे मीडिएटर से, सेंसर से अगेन, या फिर डायरेक्टली वो इलेक्ट्रोड तक जाएंगे। ठीक है, अब ये जो फ्लो है, ये फ्लो को मेजर किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है इसको मेजर किया जाता है, जिसको एम्पेरोमेट्री कहते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो जो हो रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। यानी जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो मेजर होगा उसका जो आपका अमाउंट रहेगा उतना ही, उसको हम प्रोपोर्शनल बोलेंगे टू द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो नोट हुआ, ज्यादा ग्लूकोज रहेगा इन द ब्लड, उसकी जो वैल्यूज रहेंगी स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर किया जाता है, अकॉर्डिंगली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के केस से उसको कंपेयर किया जाता है, राइट? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? क्या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ सबस्ट्रेट? नहीं। प्रोडक्ट? नहीं। रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम ग्लूकोज टू इलेक्ट्रोड, या फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनर टू ग्लूकोज, इलेक्ट्रोड सरफेस पे जाएगा ना, तभी हम मेजर कर सकते हैं उसको, एम आई राइट? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी फॉर द क्वेश्चन। इज दिस मच क्लियर एवरीवन? The next question, match the following products with their methods of production. Beer, wine, vinegar, spirit. सारे के सारे फर्मेंटेशन से हो रहा है, राइट? बियर का जो मेथड होता है प्रोडक्शन का,
यहाँ पर बार्ली यानी मॉल्टेड सीरियल्स लिया जाता है जस्ट लाइक बार्ली। ये फर्मेंटेबल शुगर में इसको पहले कन्वर्ट किया जाता है और बाद में इसमें ईस्ट ऐड की जाती है जिससे इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो बियर में आपको क्या यूज करना है, मॉल्टेड सीरियल्स। तो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप जूस, फर्मेंटेशन ऑफ माल्टेड ग्रेन एंड ईस्ट, यस दिस इज बियर। तो 1 का बी है ना। वाइन बनाते समय में यू नो वाइन इज वाइन यार्ड यानी ग्रेप, तो ग्रेप जूस विद ईस्ट ये आ जाएगा वाइन का, है ना। ग्रेप्स को क्रश किया जाता है, उससे शुगर बनती है ना, शुगरी लिक्विड बनता है। अब ये शुगर को फर्मेंट किया जाता है एंड देन उसमें ईस्ट ऐड किया जाता है। विनेगर कैसे बनता है स्टूडेंट्स, एसिटिक एसिड, याद करो विनेगर, राइट। तो फर्मेंटेशन अलाउड बाय डिस्टिलेशन या फिर फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस इथेनॉल फॉलोड बाय एसिटोबैक्टर। क्या आना चाहिए था यहाँ पे, विनेगर बनाने के लिए शुगर को पहले फर्मेंट किया जाता है अल्कोहल में स्टूडेंट्स, बाद में एसिटोबैक्टर इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करते हैं एंड इट टर्न्स इनटू एसिटिक एसिड। सो आपका विनेगर का प्रोडक्शन इस तरह से होता है। डिस्टिलेशन ऑफ इथेनॉल यदि हम करेंगे दैट इज इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिरिट, राइट। जो लिक्विड को फर्मेंट किया जाता है पहले, उसको फिर एक स्टिल में जाकर उसको गर्म किया जाता है। अब अल्कोहल का जो प्रॉपर्टी है कि अल्कोहल इवेपोरेट बहुत जल्दी हो जाता है, कम टेम्परेचर पे भी, पानी से भी जल्दी। तो वो जल्दी से राइज करेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाते से ही उसको कलेक्ट कर लिया जाता है और बाद में उसको कंडेंस कर लिया जाता है और इस तरह से उसको कलेक्ट करते हैं। दैट इज नथिंग बट योर हाउ द स्पिरिट इज फॉर्म, राइट। यानी डिस्टिलेशन होता है उसका। तो 1 का बी, 1 का अच्छा 1 का भी एक में ही दिया है, 2 का ए दिया है, यस, 3 का डी एंड 4 का सी। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए फॉर दिस क्वेश्चन। Yeah. Next one. Blue white screening is done to. Blue white screening क्यों की जाती है? Check expression of cloned gene. Check the presence of cloned insert in a plasmid. Check the presence of plasmid in bacteria. I will check the copy number of cloned insert in the plasmid. Blue white screening यानी 2 कलर के बेसिस पे होता है ये। ये मेथड जो है स्टूडेंट्स, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग, आई थिंक मैंने लिया है क्या, अच्छा नहीं है वहाँ, चलो मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। ब्लू वाइट स्क्रीनिंग मेथड जो है एक तरह से ये एक टेक्निक है टू आइडेंटिफाई रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। यस, दिस इज अ वी कैन से रैपिड एंड एफिशिएंट टेक्निक फॉर identification of recombinant bacteria. अब ये टेक्निक में क्या किया जाता है, यहां पर स्टूडेंट्स एक एंजाइम होता है, द एंजाइम इज कॉल्ड एज बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये एंजाइम इकोलाई में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, जो कि क्लीव करता है लैक्टोज को, किसमें, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, है ना। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम ये होता है। अब ये जो टेक्निक है पूरी तरह से डिपेंड होती है किस पे, इंसर्शनल एक्टिवेशन, इनएक्टिवेशन सॉरी, लैग जीन जो होता है, लैग जेड जीन होता है, राइट। अब ये जो लैक्टोज बनता है जिसको क्लीव करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये लैक्टोज जो आसपास में प्रेजेंट रहता है, ये लैग जेड ओपेरॉन को क्या करता है, ट्रिगर करता है, राइट। और यहाँ पर इसी को क्या किया जाता है, बाद में इनएक्टिवेट होता है। यानी फॉर एग्जांपल यदि कभी फॉरेन डीएनए अंदर आया हुआ है, फॉरेन डीएनए का इंसर्शन सक्सेसफुल हुआ है, वी हैव मेड इट
टू एंटर इनसाइड, तो ये क्या करेगा, जीन को डिस्टर्ब कर देगा। जीन डिस्टर्ब होगा तो व्हाइट कॉलोनीज बन जाएगी। लेकिन यदि वो प्लाज्मिड एम्प्टी है, यस, तो वो जीन को क्या करेगा, इंटैक्ट रहने देगा। यानी यदि फॉरेन डीएनए नहीं गया है, एम्प्टी है, तो जीन वैसा का वैसा रहेगा और ब्लू कॉलोनीज आएगी। सो दिस इज ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। तो क्या आएगा, चेक एक्सप्रेशन ऑफ क्लोन्ड जीन, या फिर चेक द प्रेजेंस ऑफ अ क्लोन इंसर्ट इन अ प्लाज्मिड। इट इज चेकिंग द प्रेजेंस ऑफ अ क्लोन इंसर्ट इन अ प्लाज्मिड। यदि इंसर्ट हो गया है तो क्या हो जाएगा, व्हाइट कॉलोनीज बनेगी, नहीं है तो ब्लू कॉलोनीज बनेगी। आई थिंक दिस इज क्लियर। सो दिस इज व्हाट इज ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which region of CD spectrum gives details of secondary structure of protein? Secondary structure of protein students generally far UV region से हमको पता चलता है, because it absorbs at nearly 190 to 250 nanometers. अल्फा लाइसिस, बीटा शीट्स, इनका जो CD स्पेक्ट्रल सिग्नेचर जो होता है, ये हमको कहाँ पर उसको पता चलेगा, इट इज फार UV रीजन। यस, नियर यूवी रीजन में हमको टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स पता चलेगा। दिस इज फॉर टर्शियरी स्ट्रक्चर। गॉट इट? एंटायर यूवी रीजन यू कैन नॉट गो फॉर ओनली सेकेंडरी स्ट्रक्चर, बोथ भी नहीं आएगा। इट इज फार यूवी ओनली। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Moving for the next one. In the RIA, radio labeling is done for. इन्हें रेडियो इम्यूनो ऐसे की बात कर रहा है। रेडियो लेबलिंग किस लिए की जाती है, फॉर एंटीजन, फॉर एंटीबॉडी, फॉर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, या फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी। ये मेथड में स्टूडेंट्स, रेडियो इम्यूनो ऐसे में स्टूडेंट्स, जो एंटीजन होता है, प्यूरिफाइड एंटीजन, इसको लेबल्ड किया जाता है किसी रेडियो आइसोटोप से, फॉर एग्जाम्पल आयोडीन के साथ में या फिर ट्रीटियम के साथ में, और वो ट्रेस करता है, एज अ ट्रेसर एक्ट करता है। ठीक है, अब ये जो एंटीजन है, प्यूरिफाइड एंटीजन, जिसको हमने रेडियो आइसोटोप के साथ में लेबल करके रखा है, उसको हम एज अ ट्रेसर यूज कर रहे हैं। ये कंपीट करता है अनलेबल्ड एंटीजन से, क्योंकि ये एंटीजन और अनलेबल्ड एंटीजन दोनों जाके एंटीबॉडी से बाइंड करने वाले, राइट? तो ये जो प्राइमरी एंटीबॉडी होती है जो पेशेंट्स की बॉडी में रहेगी, ये अनलेबल्ड रहेगी, जो कि रेडियो एक्टिव एंटीजन से भी बाइंड कर सकती है, लेबल्ड वाले से और अनलेबल्ड वाले से। ठीक है, इस तरह से ये प्रोसेस होता है। तो दिस इज डन फॉर व्हाट, दिस इज डन फॉर द एंटीजन प्यूरिफायर। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर दिस क्वेश्चन। For which distribution mean and variance are equal? Binomial, chi-square, Poisson या फिर normal distribution students? Again, Poisson distribution में mean और variance को equal लिया जाता है, right? To the parameter lambda. तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन सी। बचे हुए 3, इसमें क्या आता है, एक बार इसको भी देख लेते। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में स्टूडेंट्स जनरली वेरिएंस हमेशा लेस रहेगा मीन से। यस, वेरिएंस इज टेकन लेस एज कंपेयर टू मीन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मीन यदि हम n इंटू पी ले रहे हैं, तो वेरिएंस होता है n डॉट पी इंटू 1 माइनस पी, और ये जो 1 माइनस पी है ना, ये एज अ फ्रैक्शन होता है। यदि ये फ्रैक्शन में है तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू कम आएगी। इसीलिए वेरिएंस हमेशा मीन से कम होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। ये वेरिएंस मीन से इक्वल तब हो सकता है, बहुत रेयर केस में होता है, जब ये फ्रैक्शन ना होते हुए 1 माइनस पी, ये क्या होता है, ये p को 0.5 ले लिया यदि, तो ये फैक्टर में नहीं जाएगा। ठीक है, बट जनरली आपको क्या ध्यान में रखना है, बाइनोमियल में इट इज लेस देन द मीन। chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में स्टूडेंट्स मीन इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, लेकिन वेरिएंस
2k है, यानी वेरिएंस डबल होता है मीन से, राइट। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में स्टूडेंट्स मीन को म्यू और वेरिएंस को जो हम सिग्मा बोलते हैं, ये दोनों एक दूसरे पे कोई मतलब ही नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स है, तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ में वी कैन नॉट कंपेयर, यानी दे आर नॉट इक्वल देयर, गॉट इट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? आपका करेक्ट आंसर आएगा पॉइजन। ये 3 ध्यान में रखिए, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कहां पर वेरिएंस क्या होगा, कम होगा मीन से या फिर डबल होगा, तो यू कैन गो विद बाइनोमियल या फिर chi-square डिस्ट्रीब्यूशन। Now moving for the next one. One of the following zone for electromagnetic spectrum is used for passive optical remote sensing. कौन सा जोन आएगा? Is it X-ray, visible band, microwave या फिर रेडियो? आपका करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन बी, दैट इज विजिबल बैंड। पैसिव ऑप्टिक रिमोट सेंसर्स जो होते हैं, ये किस पे रिलाय करते हैं? ये डिपेंड करते हैं नेचुरल रेडिएशंस, जैसे कि सनलाइट। तो सनलाइट इफ आई एम टॉकिंग, सो दैट इज विजिबल बैंड, isn't it? तो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, which of the following protein inhibits the kinase activity of East CDK by phosphorylation during G2 checkpoint? देखो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार आते भी है ना, और आपने वी CDC25 RV ये सब हम लोग बार बार पढ़ते भी है। तो G2 चेक पॉइंट की बात कर रहा है, कौन सा प्रोटीन इनिबिट करेगा काइनेस एक्टिविटी सीडीके की फॉस्फोराइलेट करके। यदि मैं V1 की बात करूं स्टूडेंट्स, ये क्या करता है? फॉस्फेट को ऐड करता है, एम आई राइट? इनिबिटरी फॉस्फेट को ऐड करता है, किस पे? CDK1 पे ऐड करता है। यदि इसका लिया है क्या? नहीं लिया है, चलो तो यहीं पे पढ़ना पड़ेगा। V1 आई थिंक आप सभी को पता है, ये इनिबिटरी फॉस्फेट को ऐड करता है CDK1 पे, isn't it? जैसे कि टायरोसिन 15 साइड पे जाकर वो ऐड करेगा, जिसके कारण CDK1 लॉक हो जाता है, वो इनएक्टिव हो जाता है और सेल आगे जाने से रुक जाता है, माइटोसिस फेज में जाने से, यदि वहां पर किसी तरह का डैमेज है तो, एम आई राइट? CDC25 जो है स्टूडेंट्स, CDC25 काइनेज नहीं है, काइनेज नहीं है, तो ये क्या है? ये फॉस्फेटेज है, ठीक है। तो ये फॉस्फेटेज क्या करता है? CDC25 ये जो फॉस्फेट ऐड किया है V1 ने, इसको रिमूव करता है, सो इट रिमूव्स द फॉस्फेट, और CDK1 को क्या करता है? एक्टिव कर देता है वापस से। आया बाद में CDC20, CDC20 एक तरह की एक्टिवेटिंग सब यूनिट है, ये सब यूनिट है APCC के लिए, और ये कहां पर काम करेगा? माइटोसिस से जब हम एग्जिट करते हैं, तो ये G2 चेक पॉइंट में नहीं है, हमको G2 चेक पॉइंट की बात करनी है। रेटिनोब्लास्टोमा तो TSG है, ट्यूमर सप्रेसर जीन है या फिर प्रोटीन है, ये भी स्टूडेंट्स G2 चेक पॉइंट में नहीं होता है, G1S पे काम करता है, राइट? तो ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? V1। ये काइनेज एक्टिविटी को इनिबिट करता है, CDK को कैसे करेगा? फॉस्फोराइलेट करके। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन, जीनोम साइज रेफर्स टू अमाउंट ऑफ DNA कंटेंट इन जीनोम, यानी क्या है? DNA में अमाउंट ऑफ DNA किस में रहना चाहिए? हैप्लॉइड जीनोम में, डिप्लॉइड में, हैप्लॉइड एज वेल एज डिप्लॉइड में, या फिर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में। देखो बच्चों, जीनोम साइज बोला तो अगेन इट इज नथिंग बट टोटल अमाउंट ऑफ DNA, टोटल अमाउंट ऑफ DNA कहां पर प्रेजेंट है? सिंगल कॉपी ऑफ कंप्लीट जीनोम में। अब कंप्लीट जीनोम बोला, एक कंप्लीट जीनोम जो बोलते हैं, दैट इज हैप्लॉइड जीनोम। ऐसे दो मिला दिए तो डिप्लॉइड हो जाएगा, एम आई राइट? तो कंप्लीट जीनोम यदि हम कह रहे हैं यहाँ पर, तो योर करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 1। नाउ मूविंग फॉर वन मोर क्वेश्चन,
Why Deinococcus radiodurans is able to survive massive exposure to radiation? ये radiation पे यदि एक्सपोज करे तो भी ये सर्वाइव क्यों होता है? बिकॉज इट प्रोड्यूस अ थिक शेल which act as a shield against radiation. It has a unique DNA repair mechanism. Its cells secrete slime या फिर it has many copies of genes encoding for DNA repair. देखो बच्चों, एक्चुअली ये जो ऑप्शन दिए है ना, इसमें से बहुत सारे ऑप्शंस इसके लिए सही बैठ रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हमको आंसर क्या किस चीज का देना है कि भाई ये रेडिएशन के एक्सपोजर को कैसे सरवाइव कर लेता है. यस, डायनोकॉकस रेडियोड्यूरेंस को हम लोग नॉर्मल कोनान बोलते हैं, कोनान द बैक्टीरिया, इस तरह से भी इसको इट इज देयर. यहाँ पर डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म होता है. यस, इट इज प्रेजेंट. डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म होता है जो कि डीएनए फ्रैगमेंट्स को कंपार्टमेंट करके रखता है, राइट. उसके बाद में मैनी कॉपीज ऑफ डीएनए जीन्स एनकोडिंग भी होता है और वो स्लाइम भी सीक्रेट करता है. ये भी पॉसिबल है. स्लाइम सीक्रेट क्यों होता है? मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए, राइट. किसी भी तरह का स्ट्रेस हो गया या हेवी मेटल टॉक्सिसिटी होती है, उसको उससे प्रोटेक्ट करने के लिए स्लाइम को सीक्रेट किया जाता है. इसकी शेल थिक है विच एक्ट्स अगेंस्ट शील्ड अगेंस्ट, ये तो गलत है, ठीक है. मैनी कॉपीज ऑफ जीन्स, एक्चुअली इसके पास में 4 से 10 आइडेंटिकल कॉपीज होती है क्रोमोसोम्स की. स्टूडेंट्स, जब रेडिएशन गिरता है तो डेफिनेटली रेडिएशन डीएनए को डिस्टर्ब करेगा, शैटर कर देगा, राइट. तो ये जो एक्स्ट्रा कॉपीज होती है ये वहां पर एक तरह से टेम्पलेट का काम करती है, राइट. और उसको वापस से जो डीएनए उसको अगेन इट कैन मेक देयर. तो इस तरह से रेडिएशंस के अगेंस्ट में जो काम कर रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर डी. ये दोनों भी वहां पर है, मैंने जैसे कहा, बट दे आर नॉट अगेन हेल्पफुल फॉर सर्वाइविंग इट अगेंस्ट द रेडिएशन. तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी विल बी द राइट आंसर. आई होप दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू. So these are some questions again from सेट एग्जाम्स. कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस भी कर लेंगे. 2023 के हम लोग कर रहे हैं अभी महाराष्ट्र सेट के क्वेश्चंस के क्वेश्चन पेपर के PYQs. सो आई होप द क्लास इज अगेन गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू, क्योंकि काफी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको स्लाइड्स में भी लिख के दी हूँ या फिर हमने ओरली मैंने आपको बताया. तो आई होप आप लोग नोट डाउन कर रहे हो साथ साथ में, क्योंकि यदि सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं भी होता है तो ऑप्शन में से भी एक नया क्वेश्चन बनता है और वो वहां से क्वेश्चन आ सकता है. तो आप लोगों के लिए वहां पर हेल्प हो जाती है ना. सो स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों ने जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेशंस ले रहे हैं, साथ साथ में थियरी क्लासेस भी होती है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है या फिर जो बच्चे बोलते हैं कि हमको इसके ऊपर आप क्लास करवा दीजिए. सो आई एम टेकिंग दैट ऑल्सो. सेट एग्जाम्स, CSIR नेट एग्जाम्स, राइट, UGC नेट एग्जाम्स, DBT हो गई, गेट एग्जाम्स के लिए भी हम प्रिपेयर करेंगे. साथ साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो स्पेसिफिक एग्जाम्स होती है इसके अलावा भी, फॉर दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू फोकस. तो इसीलिए आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको प्रॉपर नोटिफिकेशंस आएंगे एंड यू कैन गेट ऑल द बेनिफिट्स फ्रॉम द चैनल, ठीक है. सो आई होप सभी ने लाइक भी प्रेस कर दिया है. सो लाइक द सेशन स्टूडेंट्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय एवरीवन.